हेलो एवरीबॉडी। मैं हूं नवजोत वर्मा और आप देख रहे हैं एमिनेंट लॉ क्लासेस। तो आज जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है एयर लॉ, जिसमें हम कवर करेंगे एयर स्पेस सॉवरेंटी को, प्राइवेट राइट्स को, एयरपोर्ट्स को, एयरक्राफ्ट नेशनैलिटी को और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन को। अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एयर लॉ वो लेजिस्लेशन जिसका डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट कनेक्शन है सिविल एविएशन से। अब इस संदर्भ में एविएशन का क्या मतलब है, ये दोनों ही बातों को कवर करता है। ऐसी चीज़ें जो कि हवा से भारी हैं और ऐसी चीज़ें जो एयरक्राफ्ट से हल्की हैं। एयर कुशन व्हीकल्स को एयरक्राफ्ट नहीं माना गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO के द्वारा। एयर लॉ में सबसे पहला लेजिस्लेशन था 1784 डिक्री ऑफ पेरिस पुलिस, जिसने फॉरबिट किया ऐसी बलून फ्लाइट्स को जो कि बिना स्पेशल परमिट के हो रही थी। एविएशन किसी पर्टिकुलर नेशन को कवर नहीं करता है, पर ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इंटरनेशनली यूज़ में आती है। इसलिए एयर लॉ का मेजर पार्ट इंटरनेशनल लॉ है या फिर इंटरनेशनल यूनिफॉर्म लॉ है। इंटरनेशनल यूनिफॉर्म लॉज वो लॉज होते हैं जो कि नेशनल लॉ के रूल्स होते हैं, पर इन्हें अग्रीमेंट के द्वारा इंटरनेशनली यूनिफॉर्म बना दिया गया है। इंटरनेशनल एयर लॉ का सबसे बेसिक प्रिंसिपल ये है कि हर देश के पास में कंप्लीट और एक्सक्लूसिव सॉवरेंटी होती है उस एयर स्पेस के ऊपर जो उसकी टेरिटरी के ऊपर लाई करता है। अगर कोई स्टेट है तो उसका जितना भी टेरिटोरियल एरिया है तो उसके ऊपर की जितनी भी एयर स्पेस है वो भी उसी स्टेट की होगी। और अगर स्टेट के पास में कोई टेरिटोरियल सी भी है तो सी के ऊपर भी जितनी एयर स्पेस है वो भी सारी उसी स्टेट की होगी। कितनी बार इस बात को भी सामने रखा गया था कि 20th सेंचुरी है तो हाई सीज की तरह एयर स्पेस को भी फ्री कर देना चाहिए, पर जो प्रिंसिपल है एयर स्पेस सॉवरेंटी का, इसे सभी लोगों ने माना। पेरिस कन्वेंशन ऑन द रेगुलेशन ऑफ एरियल नेविगेशन 1919 की बात है। इसके अलावा और भी मल्टीलैटरल ट्रीटीज किए गए हैं। तो जब भी इस बात को उठाया गया है कि क्या आपके स्टेट के ऊपर की जो एयर स्पेस है वो सिर्फ आपकी रहनी चाहिए, उस पर आपका अधिकार रहना चाहिए, तो सभी स्टेट्स ने इस बात पर हामी भरी है। किसी भी स्टेट ने ऐसा नहीं कहा है कि ये जो एयर स्पेस है इसे फ्री कर देना चाहिए। जैसे सी पे किसी का अधिकार नहीं है वैसे एयर को भी फ्री कर देना चाहिए। इसी प्रिंसिपल को रीस्टेट किया गया शिकागो कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सिविल एविएशन 1944 में। यहाँ पर भी इसी बात को बताया गया कि एयर स्पेस अपरटेनेंस है सब्जेसेंट टेरिटरी का। इसका मतलब ये है कि टेरिटरी के ऊपर की जो एयर स्पेस है वो टेरिटरी का ही सब्जेक्ट है और वो एयर स्पेस टेरिटरी से एसोसिएटेड है। जिनेवा कन्वेंशन ऑन द हाई सीज 1958 और इंटरनेशनल कस्टमरी लॉ के अंतर्गत जो फ्रीडम है हाई सीज की उसे अप्लाई किया जाता है एरियल नेविगेशन पर भी और साथ ही साथ मैरीटाइम नेविगेशन पर भी। अब सवाल ये आता है कि ये एयर स्पेस कहाँ खत्म होती है? क्या स्टेट की टेरिटरी के ऊपर का पूरा हिस्सा ही स्टेट का होता है, जितनी भी एयर स्पेस है जहां तक वो जाते जा रही है? ऐसा नहीं है। एयर स्पेस वहां खत्म होती है जहां से आउटर स्पेस शुरू होती है। तो हर एक स्टेट का अधिकार सिर्फ वहीं तक होगा जहां पर एयर स्पेस खत्म होगी और आउटर स्पेस शुरू होगी। अब ये देखते हैं कि एयर लॉ प्राइवेट राइट्स के बारे में क्या बात करता है। इंटरनेशनल लॉ में बताए गए एयर स्पेस सॉवरेंटी के प्रिंसिपल को हम लोग एक मैक्सिम में बता सकते हैं। इस मैक्सिम का मतलब है ही हु ओन्स द लैंड ओन्स व्हाट इज अबव एंड बिलो इट। जो जमीन का ओनर है तो जमीन के ऊपर का एरिया भी उसी स्टेट का है और जमीन के नीचे का एरिया भी उसी स्टेट का है। अब बात करते हैं कि एयर लॉ एयरपोर्ट्स के बारे में क्या कहता है। काफ़ी सारी कंट्रीज़ में जो एयरपोर्ट्स हैं या तो वो प्राइवेटली ओन किए जाते हैं या फिर म्यूनिसिपली ओन किए जाते हैं या फिर नेशनली ओन किए जाते हैं। और एयरपोर्ट को कहाँ रखा जाएगा वो प्लानिंग या फिर जोनिंग रेगुलेशन के अंतर्गत आता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एयरपोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट में आपको कोई स्पेशल परमिशन की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, पर जब एयरक्राफ्ट कंट्री को लीव करेगा और जब एयरक्राफ्ट कंट्री में एंटर करेगा तो वहाँ स्पेशल परमिशन की ज़रूरत है। ऐसे एयरपोर्ट्स जो कि पब्लिक यूज़ के लिए ओपन होते हैं उन पर लाइसेंसिंग और कंट्रोल होना ज़रूरी है ताकि इस बात को इंश्योर किया जा सके कि मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई किया जा रहा है। अब देखते हैं एयर लॉ एयरक्राफ्ट्स के बारे में क्या कहता है। 1919 के पेरिस कन्वेंशन में जितने भी पॉइंट्स डिस्कस किए गए थे उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था एयरक्राफ्ट का।
एयरक्राफ्ट्स पर नेशनैलिटी होना ज़रूरी है कि उनका रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में किया गया था, और किसी भी एयरक्राफ्ट को एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्टर नहीं किया जाना चाहिए। 1944 के शिकागो कन्वेंशन और 1919 के पेरिस कन्वेंशन, इन दोनों ही कन्वेंशंस में इस बात को सामने रखा गया था कि किसी भी एयरक्राफ्ट का डुअल रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, मतलब किसी भी एयरक्राफ्ट को एक से ज़्यादा स्टेट में रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। पर ICAO काउंसिल 1967 के द्वारा इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि जॉइंट रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है एयरक्राफ्ट्स का बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा, और साथ ही साथ एयरक्राफ्ट्स का इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन भी किया जा सकता है। इस बात को फर्दर स्पेसिफाई नहीं किया गया था इस काउंसिल के द्वारा। अब बात करते हैं कि एयर लॉ क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन के बारे में क्या बोलता है, कि शिप और एयरक्राफ्ट उसी टेरिटरी का पार्ट है जिस टेरिटरी में उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, या फिर जिस टेरिटरी के द्वारा उन्हें ओन किया जाता है। पर इंटरनेशनल लॉ में 3 जुरिस्डिक्शन बताए गए हैं। टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन पर्सन्स के ऊपर होता है और उन सभी चीजों पे होता है जो कि टेरिटरी में फॉल कर रही हैं। नेशनल शिप्स और एयरक्राफ्ट पर क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है, और जो लोग शिप या फिर एयरक्राफ्ट में थे उन सभी पर भी क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है। और पर्सनल जुरिस्डिक्शन होता है उन सभी नेशनल्स पर, उन सभी पर्सन्स पर जो कि स्टेट के प्रोटेक्शन में है। अगर कभी यहाँ पर कोई ऐसी कॉन्फ्लिक्ट आ जाती है कि तीनों ही जुरिस्डिक्शन अप्लाई किए जा सकते हैं, तो ऐसी कॉन्फ्लिक्ट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवरराइड कर देगा क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को और पर्सनल जुरिस्डिक्शन को। और अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बीच में और पर्सनल जुरिस्डिक्शन के बीच में, तो यहाँ पर क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ओवरराइड कर देगा पर्सनल जुरिस्डिक्शन को। अब यहाँ पर जुरिस्डिक्शन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर एयरक्राफ्ट में या फिर शिप्स पर कोई क्राइम हो जाता है तो एटलीस्ट जुरिस्डिक्शन पता होना चाहिए कि ये जो क्राइम हुआ है या फिर जहाँ जिसने क्राइम किया है ये सभी चीज़ें किसके जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रही हैं। जब बात आती है नेशनल शिप्स की या फिर एयरक्राफ्ट्स की, तो यहाँ पर क्वाजी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को फॉलो किया जाता है। एयरक्राफ्ट क्राइम्स में पायरेसी और हाईजैकिंग भी इंक्लूडेड है, जो कि सबसे कॉमन एयरक्राफ्ट क्राइम्स हैं। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किया वो है एयर लॉ, जिसमें हमने एयर लॉ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को देखा।